तो अभी तक हमने किया था क्वेश्चन 1 to 10 एचसीवी में एक्सरसाइज के चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के। अभी क्वेश्चन नंबर 11 से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन 11th में क्या दिया है। क्वेश्चन 11th में दिया है कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है कि गोल्ड न्यूक्लियस है, ठीक है, से कुछ ऐसा मान लेते हैं, स्फीयर बोल रहा ना, और रेडियस क्या बोल रहा है इसका 6.9 फर्मी। फर्मी क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। यहां तक दिया है। आगे क्या बोलता है, इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो होंगे बहुत सारे इसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, है ना। न्यूक्लियस है तो बहुत टाइटली पैक्ड होता है, बहुत हाई डेंसिटी होती है, और इसमें ऐसे कुछ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पूरे इसमें, ठीक है। ओके, तो बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन एंड व्हाई डू दीज प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्शन। अच्छा, यहाँ पे अब देखने वाली बात ये है, बोला कि सबसे पहले ना क्वेश्चन में एक नोट करने वाली बात क्या है कि मैक्सिमम सेपरेशन पे जो दो प्रोटॉन्स होंगे उनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन पूछ रहा है। तो मैक्सिमम सेपरेशन पे प्रोटॉन्स को होने के लिए क्या चाहिए होगा ना, कि प्रोटॉन्स कहाँ हो, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे, है ना। अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, तो इनके बीच का लेट्स से सेपरेशन हो गया 2r। इससे ज्यादा सेपरेशन हो सकता है क्या इनके बीच में, है ना। इससे न्यूक्लियस के अंदर में जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं ना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, तो जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में इससे ज्यादा सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, तो अब प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में क्या हो रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना, लाइक चार्जेस रिपेल। ओके, अच्छा एक और बात इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा सेकंड पार्ट में कि ये जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं न्यूक्लियस में, ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है ना, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में तो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, बट प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। वो प्रोटॉन्स फ्लाई अवे क्यों नहीं कर जा रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इस पे आएंगे। पहले देख लेते हैं कि इन दो प्रोटॉन्स के बीच में जो लार्जेस्ट सेपरेशन पे है इसके बीच में कितना फोर्स आता है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही कूलम्स लॉ जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, फिर से F इक्वल्स टू के की जगह 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2, चार्ज किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और दोनों प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा, क्यूपी का स्क्वायर। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह क्या लिखेंगे अपन, जो सेपरेशन है दोनों प्रोटॉन्स के बीच का, मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस रेडियस। तो हो जाएगा 2 इंटू 6.9 इंटू 10⁻⁻15 और इसका स्क्वायर। ये आ गया किसमें, न्यूटन में, क्योंकि सारी चीजें हमने ऐसे ही मिली है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आगे, तो मिलता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 का स्क्वायर हो गया 2.56 इंटू 10⁻⁻38 अपॉन 2 इंटू 6.9 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, कुछ है नहीं इसमें, है ना, जस्ट सिंपल सी वैल्यूज हैं, या फिर खुद से भी मल्टीप्लाई कर लो तो वैल्यूज मिल जाती हैं। थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 9 इंटू 2.56 और अपॉन 2 इंटू 6.9, ठीक है। ओके, और 10 टू 10 टू दी पावर वाले सारे टर्म्स एक साथ लाओ, तो ये 15 और स्क्वायर क्या 30, ऊपर जाके बना +30, एंड ये आ गया 39 और ये -38, तो हो गया सीधा 10, है ना। 15 टू 30 -30 ऊपर गया, 30 और 9 39, 39 और -38 ओनली 1, दैट इज 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कहाँ जाती है, जाती है इसकी वैल्यू 1.2 न्यूटन के आसपास जाती है, ठीक है। ये कैलकुलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि जो प्रोटॉन्स हैं वो दोनों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, जब दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे होंगे। चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, दैट इज डायमीटर। और हमने क्या यूज कर दिया, कूलम्स लॉ, Q1 Q2, जब दोनों पे चार्ज क्या होगा प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, Q²/r², ठीक है। इससे ये वैल्यू आ जाती है फोर्स की। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना वो अच्छा है। वो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो प्रोटॉन्स उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स है, तो ये
अलग क्यों नहीं हो जा रहा, ये जो न्यूक्लियस है टूट क्यों नहीं जा रहा, है ना। तो इसका आंसर है यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है ना, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये आप जब आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि जो भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, आइदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक और न्यूट्रॉन ले लेते हैं, तो या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, इनके बीच में भी कैसा होता है, अट्रैक्टिव। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी कैसा होता है, अट्रैक्टिव, है ना, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी कैसा होता है, अट्रैक्टिव। और इनफैक्ट प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी ये होता है अट्रैक्टिव, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो ड्यू टू अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियॉन्स के बीच का फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को इजीली ओवरकम कर लेता है, इसीलिए हमारा न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 में क्या दिया है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर rubbed against each other and placed 1 centimeter apart. If they attract each other with a force of 0.1 Newton, how many electrons were transferred from one sphere to other during rubbing? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो स्फीयर्स है ना, इंसुलेटिंग स्फीयर्स है, इनको ऐसे पहले लेके आए पास में, ऐसे कुछ आपस में ऐसा इनको लेके रब कर दिया, और फिर उठा के अलग अलग रख दिया। कैसा, एक स्फीयर यहाँ रख दिया, एक स्फीयर यहाँ पे रख दिया। दूर है, इंसुलेटिंग है तो कंडक्टिंग की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो अब जब इनको जब रब किया उसके पहले दोनों क्या थे, इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल थे। अब जब न्यूट्रल थे, दोनों को रब किया तो एक में से किसी दूसरे में कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए होंगे, तो एक पॉजिटिवली और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हुआ होगा। एक और बात, एक जितना पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा दूसरा उतना ही नेगेटिवली चार्ज हुआ होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पे चार्ज आ गया कुछ प्लस क्यू, इस पे आ गया कुछ माइनस क्यू, सपोज। इनके बीच का जो सेपरेशन है आर, वो हमको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी दिया है हमको, ठीक है। तो एफ दे दिया, आर दे दिया, और हमसे क्यू पूछ रहा है। देखते हैं वैल्यूज क्या क्या दी है। तो क्वेश्चन नंबर ये अपना है 12, नंबर भी डाल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में फोर्स की वैल्यू है अपने पास 0.1 न्यूटन, और इनके बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है क्या। अब अपने से पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, उसने क्यू नहीं पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो जब क्यू निकालेंगे वहीं से ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे, क्यू इक्वल्स टू एनी, और वहां से हमें क्या मिलेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। तो पहले क्यू निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर से वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा ना, अट्रैक्टिव, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही लग रहा होगा, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो एफ क्या आ गया फिर से 0.1, and that equals to k 9 into 10 to the power 9 q1 q2, एक प्लस q दूसरा माइनस q, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है चार्ज का, सेम है, तो k q स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, तो हो गया 10 की पावर -4। सारी चीजें ऐसा ही में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से q की वैल्यू जो आएगी कूलम्स में आएगी। तो q स्क्वायर जो है वो अपने पास क्या आ गया, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये गया 10 की पावर -4 इधर, तो ये बना 10 की पावर -5, है ना, ये 10 की पावर -4, ये 0.1 हुआ तो मतलब क्या 10 की पावर -1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 10 की पावर -5। अच्छा, नीचे में क्या आता है, ये जाएगा ना, तो बनेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, बस ठीक है। एक स्टेप इधर और सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर -9 जो है ऊपर जाके बनेगा 10 की पावर -9, और -9 और -8 क्या हो जाएगा 10 की पावर -14। तो q स्क्वायर आ गया अपने पास 1/9 इंटू 10 टू द पावर -14, और यूनिट होगा कूलम स्क्वायर, है ना, बस ठीक है। तो यहाँ से q क्या मिल गया अपने को, q मिलता है 1/3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, बहुत सिंपल, बस ठीक है। अब यहाँ से जब ये सारी चीजें मिल गई, ये ऊपर का हटा रहा है, ये सारी चीजें मिल गई, तो बस अब यहाँ से यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि इतना तो चार्ज आया था एक स्फीयर के ऊपर में, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, तो दिस q इक्वल्स टू व्हाट, N, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यहाँ से आ गया दिस q इक्वल्स टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। अच्छा, अब n हो गया और E की वैल्यू अपने को पता है,
तो उधर ले जाके वैल्यू पुट करता है ना, 1/3 इंटू 10⁻⁻7 एंड दिस अपॉन ई की जगह क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को वैल्यू क्या मिलेगी, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जा रही है 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन में ज्यादा अकल लगाने वाली बात नहीं, अकल पहले लगाना था, है ना। कि हमने क्या करा, सबसे पहले फोर्स और हमें दिया था उनके बीच का सेपरेशन, उसको यूज करके हमने क्यू की वैल्यू निकाली कूलम्स लॉ से, और जब क्यू मिल गया तो फिर वहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज किया हमने, क्यू इक्वल्स टू एन की जो फॉर्मूला होता है वो लगाया, और वहां से अपने को क्या मिल गया, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट गॉट ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। ठीक, तो ये मिल जाती है अपने को वैल्यू, और ऑब्वियसली ये नंबर इंटीजर ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। तो अगर आपको सॉल्व करने पे ये वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में मिल रही हो तो नियरेस्ट इंटीजर ले लेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन इतना ही था, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी अगला देखते हैं। 30 में क्या दिया है, NaCl मॉलिक्यूल इज बाउंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम एंड द क्लोराइन आयंस, है ना। तो NaCl होता है ना, तो NaCl कैसा होता है, Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, अपने को NaCl देते हैं ना। क्या NaCl देखा है कभी, NaCl क्या होता है, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली इनके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया उसके कारण ये जो मॉलिक्यूल है बाउंडेड रहती है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और उनके बीच का क्या बोल रहा है कि टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन द टू आयंस टू बी 2.75 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये कितनी छोटी वैल्यू है। तो R की वैल्यू दे दी अपने को 2.75 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, है ना। इसको मीटर में लिखेंगे अगले स्टेप में। तो बेसिकली अपने को NaCl के दो आयंस हैं, इधर एक बार फिर से ड्रॉ कर देता है, इधर पड़ा रहेगा, इधर Na प्लस और Cl माइनस, इनके बीच का सेपरेशन बहुत ही छोटा सा, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में टाइटली बॉन्डेड है। ठीक है, सेपरेशन भी दे दिया आपने को उनके बीच का। अब बोल रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम निकालना है तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होगा, फोर्स कौन सा होगा, फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला में क्या पता है, अभी तक वही यूज कर रहे हैं ना, हर सवाल में एक ही चीज तो कर रहे हैं, कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, K × R²। अच्छा, अब कूलम्स लॉ लगाने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, K तो पता है, Q1 Q2 भी पता है और R भी पता है। अब बोले वो Q कैसे पता है, तो देखो ना, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है, तो बेसिकली चार्ज जो दोनों पे आया है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही तो है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो एक पे +E है, एक पे -E है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है पता है ना अपने को, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम ये समझ गए कि दोनों पे जो चार्ज है ना, चार्ज ऑन Na प्लस और चार्ज ऑन Cl माइनस, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना, वैल्यू उनकी चार्ज इक्वल नहीं बोल रहे, साइन ऑपोजिट है, उन पे जो चार्ज का वैल्यू है ना दोनों में सेम है। तो ठीक है, हम इसको इक्वल नहीं लिखेंगे, चार्ज ऑन Na प्लस कैन बी रिटन एज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज ऑन Cl माइनस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। K अपने को पता, Q1 पता, Q2 पता, R पता, फोर्स मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है। फिर से वही लगा देंगे, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला F = 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो गया। K Q1 Q2 1 R² 2.75 इंटू 10⁻⁻, ये सेंटीमीटर में था ना, मीटर में कहा जाएगा, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻², तो ऊपर जाके बनेगा 10⁻², और क्या बचेगा 10⁻10। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, सारी चीजें ऐसा ही में है, फोर्स आएगा न्यूटन में। बहुत ही अच्छी सी कैलकुलेशन बन रही है, करो, हो जाए तो मेरे को भी बता दो। ठीक है, तो एक स्टेप और लिख देता हूँ, 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर 2.56 अपॉन, यहाँ पे बनेगा 2.75 का स्क्वायर, है ना, और इंटू 10⁻, देखते हैं, यहाँ आया 10⁻⁻20, ये ऊपर जाके बना 10⁻+20, +20 और 9 हो गया +29,
और यहाँ पे आ गया -38, तो 29 और -38 इज -9, तो आ गया 10 की पावर -9 इतना न्यूटन्स। ठीक है, तो इस वैल्यू को सॉल्व करो, सॉल्व करने पे अपने को मिलती है एफ की वैल्यू 3.05 है ना। बहुत ही बढ़िया, कैलकुलेशन करता हूँ मैं। 3.05 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, ये हो गया आंसर। आप भी कर लो, ये कैलकुलेशन है बहुत सिंपल सा है ना, इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू मिलती है। तो बस इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं, जो हम बार बार कर रहे हैं ना वही चीज फिर से थी है ना। कूलम्ब लॉ लगा रहे हैं, के क्यू इनटू बाई आर स्क्वायर, के पता था, चार्ज हमें पता चल गया, आर दिया ही था, तो बस फोर्स मिल गया अपने को। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, ये काफी आसान सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या दे रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो दो प्रोटॉन्स हैं, सबसे पहले तो दो प्रोटॉन बना लेते हैं। लेट्स से एक ये प्रोटॉन है और दूसरा कुछ ये प्रोटॉन है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, लेट्स से उसको हम आर कह देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास दो प्रोटॉन्स और उनके बीच का कुछ सेपरेशन आर। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब दो प्रोटॉन्स हैं तो दोनों पे कुछ मास भी होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, और उनका कुछ चार्ज भी होगा। तो चार्ज के कारण आएगा उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, और मास के कारण आएगा उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमसे पूछ रहे कि उन दोनों का रेशियो बता दो। वो जो दोनों फोर्सेस आ रहे हैं ना, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल और एक रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है, कितना टाइम से एक दूसरे का। तो बस हमसे यहाँ पे ये होगा कि पूछ ये रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, बहुत सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, के क्यू इनटू टू अपॉन आर स्क्वायर है ना, कूलम्ब्स लॉ। तो के को भी एज इट इज छोड़ते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। और चार्ज कितना होता है एक प्रोटॉन पे, ई है ना, प्लस ई, तो अभी उसको ई ही रखते हैं, और ई स्क्वायर, ई की वैल्यू पता है अपने को, के की वैल्यू पता है अपने को, सेपरेशन कुछ आर है पता नहीं हमको, स्क्वायर कर दिया, लेट्स उसको भी कुछ आर मान के स्क्वायर कर देते हैं। और साथ में ना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको याद नहीं आ रहा होगा कि क्या होता है, अभी तो कूलम्ब्स लॉ तो बार बार कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज याद है ना, कांस्टेंट। बट ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट क्या होता है, याद करो, जी, जी की वैल्यू कितनी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 जी m1m2, और एक प्रोटॉन का मास अगर हम कुछ mp बोल दें तो ये क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, g1m2 बाई आर स्क्वायर। अब मास ऑफ प्रोटॉन भी नहीं याद होगा, चेक करो बुक में, g1m2 बाई आर स्क्वायर। और हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, एफ ई अपॉन एफ जी। रेशियो निकालेंगे तो दिखता है ना, डिनोमिनेटर दोनों का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, आर स्क्वायर, तो बचता है अपने पास के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट कर दो, आंसर मिलता है। तो अपने को तो वैल्यूज ही नहीं याद है, करो खोजो वैल्यूज। 9 इंटू 10 की पावर 9 के, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू बताया अभी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और मास ऑफ प्रोटॉन रटो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg का स्क्वायर। ठीक है क्या, बस सारी वैल्यूज पुट कर दी, बहुत बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन बन रहा है। आप तो हो भी कैलकुलेशन एक्सपर्ट, तो करके बताओ आंसर क्या आता है, एफ ई अपॉन एफ जी की वैल्यू। मैं 10 की पावर बताता हूँ, तो 10 की पावर आता है 10 की पावर 9, और यहाँ से मिलेगा 10 की पावर -38, -38 प्लस 9 क्या हो जाएगा, -29। तो ऊपर में आ रहा 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर 2.56 इंटू 10 की पावर -29 अपॉन में 6.67 इंटू 1.67 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -27 का स्क्वायर क्या होगा, आ गया -54, और -11 10 की पावर -65। बस ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, आंसर मिलता है, ऊपर का हटा रहा हूं। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करने में मिल जाता है एफ ई अपॉन एफ जी की वैल्यू कितनी, और इसकी वैल्यू आती है 1.23 इंटू 10 की पावर की ऊपर 65 -29 कितना हो गया, 36, 10 की पावर 36, ये आ गया आंसर।
ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना था, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, क्या यूज किया, कूलम्ब्स लॉ, हर क्वेश्चन में वही तो कर रहे हैं। और ग्रेविटेशनल के लिए क्या करा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज किया, और दोनों वैल्यूज को, दोनों से फोर्स निकाला, फोर्स का फिर रेशियो निकाल दिया, बस अपने को रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाती है। आसान क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको जेई में मिलेंगे नहीं, जेई या नीट के पेपर में जब आप जाएंगे तो इस तरह की वैल्यूज नहीं मिलती है ना, वैल्यूज ऐसी होती हैं कि वो आसानी से कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज की कैलकुलेशन अभी स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लीजिए, है ना, बट एग्जाम्स में ऐसी वैल्यूज नहीं मिलेंगी, आराम से कैंसिल हो जाए ऐसी वैल्यूज होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। कभी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आगे जाती है, कभी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन तो अलग बात है, तो बट ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कैलकुलेशन की, आप करो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 14th। अभी देखते हैं क्वेश्चन 15th। 15 में क्या है, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स व्हिच मे बी रिटन एज, अभी हमने पहले बात करा था ना न्यूक्लियर फोर्स का, है ना, उसी तरह से यहाँ पे उस क्वेश्चन में उसका एक कुछ मैग्नीट्यूड दे रहा है कि जैसे एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर में दो प्रोटॉन्स हैं, लेट्स से कहीं पे है ये प्रोटॉन और ये दूसरा प्रोटॉन, इनके बीच में बोला है कि अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो होगा ना उसका एक रिलेशन दिया है हमें, ठीक है। और वो रिलेशन क्या है, F इक्वल्स टू सम कांस्टेंट C इनटू e टू द पावर माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर, where R is what? R is the separation between two nucleons, यहाँ पे प्रोटॉन्स की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये R हो गया, यहाँ पे भी वही R है, ठीक है, और ये C कुछ कांस्टेंट है, अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट के पार्ट क्या है कि राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एप्रोप्रिएट ऐसा यूनिट्स ऑफ C एंड K, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज ध्यान देने वाली बात ये है, E, ये E क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है ना, मैथ से पढ़ते हैं ना, 2.7 के आसपास इसकी वैल्यू होती है, तो ये एक नंबर है, तो एक नंबर की पावर में कांस्टेंट में एक नंबर ही हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरी वैल्यू चीज है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और इसके ऊपर में जो ये इसकी पावर होगा, पावर भी एक नंबर ही होगा ना, डायमेंशनलेस ही होगा, है ना। तो K इंटू आर को होना है डायमेंशनलेस, तो अगर हम K इंटू आर के डायमेंशन की बात करें तो हो जाता है M0 L0 T0। अच्छा, और हमें एक और बात पता है कि यहाँ पे डायमेंशन ऑफ K इंटू डायमेंशन ऑफ R, यही करना है ना, और डायमेंशन ऑफ R दिस इक्वल्स टू M0 L0 T0। R का डायमेंशन क्या होता है, L1, तो डायमेंशन ऑफ K क्या हो गया, ये इधर जाएगा, ये तो जीरो है सब, तो 1/r और 1/r, और r का डायमेंशन क्या, l, तो ये ऊपर में आ जाएगा l-1, बहुत सिंपल, इसमें तो कुछ ज्यादा अकल लगाना नहीं था, बस इतना तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि E जो है एक नंबर है, और नंबर के पावर में भी एक नंबर ही होगा, नंबर कहने का मतलब एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ये जो पावर में जो भी चीज होती है ये हमेशा डायमेंशनलेस होती है। तो अगर R का डायमेंशन L था तो K का डायमेंशन क्या हो गया, L इनवर्स, सो दैट दोनों मल्टीप्लाई हो क्या हो जाए, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा C की बात करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ C क्या होगा, तो देखो E और E की पावर माइनस की आर, ये पूरा तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ओके, तो C का डायमेंशन क्या होगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, तो डायमेंशन ऑफ C इक्वल्स टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ F इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, बस अब मिल गया। तो डायमेंशन ऑफ C क्या आ गया, F का डायमेंशन क्या होता है, रट रखा है सबने, MLT-2 और इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन हो गया L2, ओके, तो यहाँ से डायमेंशन C का फाइनल आंसर मिल जाता है अपने को, M का पावर आया 1, L पे क्या आ गया, यहाँ 1 यहाँ 2, तो L की पावर हो गया 3, यहाँ से आ गया T की पावर -2, ठीक है। तो मिल गया अपने को डायमेंशन C का और डायमेंशन K का। अच्छा उसने क्वेश्चन में उसने ऐसा यूनिट्स भी पूछी थी, ठीक है ना। अच्छा तो फॉर्मूला देखो ना, ये K का डायमेंशन क्या बना, L इनवर्स, है ना, तो L इनवर्स बन रहा, तो अगर L होता, L क्या लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती, मीटर, तो मीटर क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो हम बात करें अगर ऐसा यूनिट ऑफ K, ये हो जाएगा, L की जगह क्या डालेंगे, L क्या है, लेंथ, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, और पावर -1, तो मीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट ऑफ K हो गया। सिमिलरली SI यूनिट हमसे इसका भी पूछ रहा ना, SI यूनिट ऑफ
सी, वो भी मिलता है। अच्छा देखो ना, सी का फॉर्मूला क्या बन रहा था अपने पास, एफ इंटू आर स्क्वायर, और ये तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो। तो एफ इंटू आर स्क्वायर, फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन, आर स्क्वायर का क्या, मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा चीज था। हमने बस इसमें अभी तक पूरे क्वेश्चन में जो सबसे अच्छी चीज हमने यूज करी है, जो ध्यान रखना है हमें, कि ई या किसी भी नंबर का जो पावर होगा ना, वो ऑलवेज क्या होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमें आर का डायमेंशन पता था, तो के का डायमेंशन क्या हो गया, आर का डायमेंशन का जस्ट रिवर्स, रेसिप्रोकल। और उसके बाद हमने क्या करा, उससे के का डायमेंशन निकाल लिया, और फिर ये फॉर्मूला बना लिया हमने सी का, और उससे फिर सी का डायमेंशन निकाल लिया, और फिर इसी फॉर्मूले को यूज करके उन दोनों की एसआई यूनिट भी निकाल ली। तो ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, है ना। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सपोज दैट k इक्वल्स टू 1 फर्मी इनवर्स। तो पहले लिख देते हैं, k इक्वल्स टू हो गया 1 फर्मी इनवर्स। ठीक है, ओके, एंड दैट द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स, है ना, ये प्रोटॉन्स बना लेते हैं फिर से। ये प्रोटॉन, कुछ आर सेपरेशन पे दूसरा प्रोटॉन, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन दो प्रोटॉन्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स है ना, एफ ई, ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, that is the repulsive electric force between the protons is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi। और इनके बीच पे जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है ना, जिसका जिक्र कर रहे थे ना क्वेश्चन में, ये जो फॉर्मूला दिया है अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स का, तो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स को एग्जैक्टली बैलेंस कर रही है। ठीक है, अब जब एग्जैक्टली बैलेंस कर रही है, तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि ये सी की वैल्यू बता दो। तो अच्छा, क्वेश्चन में हमें आर भी दिया है ना, सेपरेशन जब इनका 5 फर्मी है तभी के लिए बात हो रही है, ऐसे जनरल बात तो हो नहीं रही। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया कि एफ ई और एफ एन की वैल्यू क्या हो रही है, आर इक्वल्स टू 5 फर्मी पे दोनों इक्वल हैं, दोनों एग्जैक्टली बैलेंस कर रहे हैं, तो प्रोटॉन क्या अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो बस एफ ई और एफ एन को लिखेंगे और इक्वेट करेंगे। तो एफ ई लिखने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, एफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो सबसे पहले के, तो के लिख दो, Q1 Q2, तो चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो लिख दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, Q1 Q2 का, Q1 Q2 क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर दिया है 5 फर्मी, अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अभी उसको आर ही बोलते हैं, बाद में जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये है ना मैग्नीट्यूड, इससे इक्वेट करेंगे। तो सी, ये तो फाइंड ही करना है अपने को। ई, ये वो वाला ई नहीं है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वाला, ये ई है वो मैथ के होने का नंबर होता है ना 2.7 वाली चीज, वही है, ध्यान रखेंगे ये वाली बात, कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं तो ई की पावर माइनस के आर। अच्छा, के कितना दिया, 1 फर्मी, और आर दिया है 5 फर्मी। ठीक है, सॉरी, के दिया है 1 फर्मी इनवर्स, सॉरी, तो के की जगह क्या लिखेंगे, 1 फर्मी इनवर्स, और इसकी जगह 5 फर्मी। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ना, एक फर्मी इनवर्स और एक फर्मी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, ओनली एक 5 वैल्यू। ठीक है, तो -5 आ जाती है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ना, आर की वैल्यू हमने पुट नहीं करके ठीक ही तो करा है, दोनों आर क्या हो रहा है, स्क्वायर क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट। तो बस हो गया, यहाँ से सी की वैल्यू मिलती है अपने को कितनी, के की जगह पुट करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, इसको स्क्वायर को इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38। ओके, आर स्क्वायर तो कट ही गया था, और क्या बचा, ई की पावर -5, ए की पावर -5। बहुत अच्छी कैलकुलेशन बन गई, बाकी तो आप समझदार हो, करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एक्सपर्ट्स। तो 10 की पावर कितना आएगा, -29, और ये वैल्यूज कितनी आ रही है, 9 इंटू 2.56 अपॉन e टू द पावर -5। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी वैल्यूज जेई और नीट में नहीं आती है ना, ऐसी कैलकुलेशन 99% केसेस में वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, बट घर पे हो तो प्रैक्टिस के लिए कर लो थोड़ी सी कैलकुलेशन, और फिर देख लो आंसर क्या आता है। मैं बता रहा हूँ आंसर क्या आता है, आंसर आएगा 3.4। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है सी की वैल्यू
3.4 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है। और अच्छा, और हमने बात कर रही थी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, सी का कांस्टेंट का है तो इसका यूनिट क्या आता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ठीक है। ओके, अभी देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया था हमने, अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें क्या दिया है, थ्री इक्वल चार्जेस, सबके चार्जेस की वैल्यू दी है 2 into 10⁻⁻6 कूलम ईच, आर हेल्ड फिक्स्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 cm. फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रहा है हमारे पास कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, क्वेश्चन नंबर 16 है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना लेते हैं कुछ। लेट्स सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और इसके जो तीनों वर्टाइसेस है ना, इस पे चार्जेस रखे हैं Q, तीनों पे इक्वल चार्ज है ना, Q और Q, ठीक है। और इस Q की वैल्यू दी है हमको कितना, 2 into 10⁻⁻6 कूलम। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड लेंथ है ना, उसको भी A बोल देते हैं, A दिया है अपने को कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब हमसे ये बोल रहा कि इनमें से किसी भी एक वर्टेक्स का जो चार्ज होगा उस पे क्या नेट फोर्स लग रहा है बाकी दोनों के कारण। तो नेट फोर्स निकालने के लिए पहले इंडिविजुअल फोर्सेस देखते हैं। तो ये जो Q है और ये Q है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे तो इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा कुछ ऐसा, सॉरी, इसको कुछ मैग्नीट्यूड को F बोल देते हैं ना। और ये Q और ये Q, इन दोनों के कारण भी क्या लगेगा इस पे, इस वाले Q पे रिपल्सिव फोर्सेस लगेगा, है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इधर लग गया F, ठीक है। तो अपने को ये पता चल गया कि इन इसके कारण इधर आ रहा, इसके कारण इधर आ रहा, तो यही दो फोर्सेस आ रहे हैं इस Q पे। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वही हो जाएगा इस Q पे नेट चार्ज, ओके, सॉरी नेट फोर्स। अब ये वाला एंगल कितना, 60 डिग्री, क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने के होते हैं, 60 के होते हैं ना, ओके। अच्छा, ये वाला फोर्स था इस वाली लाइन के लॉन्ग में, ये वाला फोर्स था इस वाली लाइन के लॉन्ग में, तो ये दोनों हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री। अच्छा, एक बात हमको और पता है ना, ये फॉर्मूला से भी आ सकता है बट हमको ऐसे भी पता है कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं ना, जैसे दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स, एक लेट्स से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना वो किधर आएगा, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल थीटा था तो रिजल्टेंट आ जाएगा अलोंग थीटा बाय 2 पे, ठीक है। ये पढ़ा होगा ना वेक्टर्स में, जस्ट एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो अब विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशन हमको ये तो पता चल गया कि रिजल्टेंट किधर आने वाला है ना। अगर हमसे बस इतना पूछा होता ना कि रिजल्टेंट किधर आने वाला है, तो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग में, मतलब 1 से 30 डिग्री पे, ठीक है। मैं इसको F डैश बोल रहा हूँ रिजल्टेंट को, यहाँ तक समझता है, ओके। अब बस चाहिए अपने को कि F डैश की वैल्यू कितनी है, तो क्या करेंगे, F और F का रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, वो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता ना। तो F डैश क्या बनेगा, F डैश बनेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा कितना 60, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये रूट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2, ठीक है। ये 1/2 और ये 2 दिखता ना, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस ये 2 और ये cos 60 की जगह हमने क्या डाल दिया 1/2, ठीक है। और ये 2 और ये 2 कैंसिल होता, तो यहाँ पे एक और एफ स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया वैल्यू रूट के अंदर 3f स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो रूट 3f, ठीक है। अच्छा, बोलोगे f की वैल्यू बताओ, ठीक है, ये f की वैल्यू तो आसानी से मिल जाएगी, तो सॉल्व करते हैं आगे। तो ये f क्या है, ठीक है, ये डायग्राम हटा के ऊपर में करते हैं, ठीक है। तो f डैश अपने को मिल गया रूट 3, और f के लिए क्या चाहिए होगा, k क्यू इनटू बाई आर स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁻⁹ k Q1 Q2 ये रहा ना, तो Q दोनों पे क्या था सेम, तो Q स्क्वायर हो जाएगा,
तो 4 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, दोनों वर्टेक्स पे चार्जेस थे तो उनके बीच का सेपरेशन क्या था, यही a, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर को मीटर के लिए क्या करेंगे, इंटू 10⁻², और उसका स्क्वायर, तो इंटू 10⁻⁴। सब चीजें हमने किस में ली हैं, एसआई में, तो फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में। सॉल्व करें आगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलता है, 9 इंटू 4 इज 36 √3 अपॉन 25, ठीक है, और 10 की पावर ये 4 -4 ऊपर जाके +4, 13 -12, तो इंटू 10, बस हो गया। √3 की जगह डालो 1.732 और इसकी वैल्यू मिल जाती है अप्रोक्सीमेटली 24.9 न्यूटन्स। ठीक है क्या, मैं ये वाला कैलकुलेशन हटा रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वापस एक बार डायग्राम बना के याद करते हैं क्या किया क्या हमने बेसिकली। तो हमारे पास था एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसके वर्टाइसेस पे थे चार्जेस, इसके कारण इस पे लगा इधर, इसके कारण इस पे लगा इधर, रिजल्टेंट आया कहीं बीच में, कितने पे, 30 डिग्री पे। ये F था मैग्नीट्यूड वाइज, ये भी मैग्नीट्यूड वाइज F था, तो और F का हमने क्या करा, रिजल्टेंट निकाल लिया, दैट इज F डैश, ठीक है। और F का रिजल्टेंट के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करा, वेक्टर एडिशन का। और ये F की वैल्यू कैसे निकाली, तो ये F है क्या, एक ये और एक ये चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसके लिए क्या यूज किया हमने यहाँ पे, कूलम्स लॉ, K Q/R², ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन, क्लियर है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन 17 में दिया है 4 इक्वल चार्जेस जो हैं वो कहाँ रखे हैं, एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हैं, ठीक है। 4 इक्वल चार्जेस है ना, मैं एक बार लैंग्वेज पढ़ता हूँ, पहले उसके लिए डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो 4 इक्वल चार्जेस हैं और लेट्स से एक को अगर Q बोला तो सबके सब Q हो गए, है ना। और ये स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड लेंथ कुछ हम a बोल देते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। Q की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और ये जो साइड लेंथ है स्क्वायर का ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि इनमें से वर्टेक्स से किसी एक चार्ज पे फोर्स बता दो, बाकी तीन के कारण, है ना। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 4 इक्वल चार्जेस 2 into 10⁻⁻6 coulomb, each are fixed at the 4 corners of a square of side 5 cm. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the rest 3. तो वही बात है कि स्क्वायर के चारों वर्टेक्सेस पे इक्वल चार्जेस हैं, Q Q Q Q, उनका साइड लेंथ दिया है, चार्ज की वैल्यू दी है, और हमसे बोल रहा है कि किसी एक वर्टेक्स के चार्ज पे बाकी तीन के कारण क्या फोर्स आ रहा है ये बता दो। तो देखते हो क्या रहा होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा ना, सिमिलरली हो रहा होगा, कूलम्ब फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में, इधर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, और लाइक चार्जेस है तो रिपेल, सिमिलरली इन दोनों के बीच में लग रहा होगा। और ये डायगोनल वाला ना, इसका भी आ रहा होगा कुछ, ठीक है। ओके, इन दोनों के बीच के फोर्स को अगर हम का जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं कुछ अगर F1 बोल दूं, तो ये वाला जो होगा ना ये भी F1 बनता है, कैसे, K Q1 Q2/R² होता ना, ये दोनों चार्जेस Q Q, यहाँ भी Q Q, सेपरेशन कितना A, तो यहाँ भी सेपरेशन A, तो इन दोनों के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वही इन दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ये तो क्लियर बात है। बट क्या वही मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच का भी होगा, नहीं, Q और Q तो सेम है, बट यहाँ पे सेपरेशन क्या था A, और यहाँ इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, √2 है ना। पाइथागोरस लगा लेंगे ना, A और A, तो ये आ जाएगा, ये जो डायगोनल का डिस्टेंस ये कितना आ जाएगा, √2 है ना, लिख देता हूँ। तो जो सेपरेशन है वो सेम नहीं है, तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ अलग होगा, इसको चलो F2 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस वाली चार्ज के ऊपर, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब नेट फोर्स निकालने के लिए मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि F1 और F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो अभी अभी हमने बात करा था ना पिछले क्वेश्चन में कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है उनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आता है, ठीक है। तो F1 और F1 का जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, मतलब F2 के अलोंग ही आ गया। F1 और F1 के रिजल्टेंट को मैं बोल देता हूं कुछ F1 डैश,
है ना। F1 डैश क्या है, F1 और F1 का रिजल्टेंट है। अच्छा एक बात और हमें पता है ना कि अगर दो वेक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड है और उन दोनों के बीच का एंगल 90 है तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, रूट 2 टाइम्स। ठीक है ना, वही करके बता देता हूँ। अगर दो वेक्टर्स हैं और ए और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर cos 90 यही होगा ना। अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं उनके बीच का मैग्नीट्यूड सॉरी उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 90 है तो रिजल्टेंट को अगर मैं ए डैश बोलूँ तो ए डैश कितना आ जाता है, देखो cos 90 क्या होता है, 0। ये वाला टर्म खत्म, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, रूट अंडर 2 स्क्वायर दैट इज रूट 2a। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल 90 है तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, रूट 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई ना कि जो F1 डैश है ना इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट 2 टाइम्स F1। क्लियर है, मैं इस बात को लिख भी देता हूँ। F1 डैश का मैग्नीट्यूड हो गया रूट 2 टाइम्स F1। अच्छा F2 का मैग्नीट्यूड अभी हमको पता नहीं है, बट ये बात जरूर पता है हमें कि F1 डैश और F2 क्या है, सेम लाइन के अलॉन्ग है ना, क्योंकि F2 किधर था, अलॉन्ग द डायगोनल, और ये F1 डैश भी किधर आया है, उसी लाइन के अलॉन्ग में आया है। ठीक है, तो अब मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर मैं एफ नेट की बात करूं तो एफ नेट जो है इस वाले चार्ज में विदाउट एनी कैलकुलेशन हमें समझ में आ गया कि एफ नेट जो है इस वाली लाइन के अलॉन्ग में आएगा, मतलब अलॉन्ग द डायगोनल को अगर हम एक्सटेंड करें तो उसी लाइन के अलॉन्ग में बाहर की तरफ में नेट फोर्स आ रहा हो इस वाले चार्ज में। ठीक है, अगर हमसे बस डायरेक्शन पूछा होता ना तो विदाउट टचिंग द पेन हम आंसर कर चुके होते कि अलॉन्ग द डायगोनल और बाहर की तरफ में नेट फोर्स आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो F1 और F1 का रिजल्टेंट आया तो F1 डैश तो आ जाएगा, और F1 डैश की वैल्यू कितनी, रूट 2 F1, तो हो गया रूट 2 F1, और उसी लाइन के लॉन्ग में F2 है तो क्या होगा, सीधा वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो ये आने जा रहा है F नेट अपना, है ना, इस वाले चार्ज के ऊपर। अब ये है कि F1 और F2 की वैल्यू कितनी है, अब तो ये आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो बस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा इधर पे रखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, F1 और F2 का भी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए F नेट अपना सीधा यूज करते हैं, तो रूट 2 टाइम्स F1। अच्छा F1 क्या था, इन दोनों के बीच का फोर्स बोलो या इन दोनों के बीच का बोल लो, तो क्या आता है रूट 2 इंटू के, क्यू इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर अपॉन साइड लेंथ कितना था a, तो a स्क्वायर प्लस F2, F2 क्या हो गया, k Q इंटू क्यू अपॉन रूट 2a का स्क्वायर, तो k Q स्क्वायर अपॉन रूट 2a का स्क्वायर, ये आने जा रहा है बस। ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा लेकर कैरी करते हैं, तो क्या आता है, देखो ना, यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर बाई यहाँ भी निकलेगा अंदर से ए स्क्वायर, एक साइड ले लेते हैं कॉमन, तो ये अपने पास अंदर में बचता है रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर तो गया, और यहाँ 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई 2। बस अब इसमें के क्यू ए की वैल्यू पुट करेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार डायग्राम हटाते हैं क्योंकि अब तो अपने को फाइनल रिजल्ट मिलने जा रहा है। तो एफ नेट को यहाँ इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो एफ नेट इक्वल्स टू के की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू कितना था 2 इंटू 10 की पावर -6, तो आ गया स्क्वायर करके 4 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन ए क्या था 5 सेंटीमीटर, ऐसा में क्या होगा 5 इंटू 10 की पावर -2 और उसका स्क्वायर करना है ना, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 इतना मीटर स्क्वायर, सब कुछ ऐसा ही भी कर लेते तो बेहतर रहता है, और इंटू रूट 2 प्लस 1/2 एंड सारी चीजें ऐसा में, तो अपना फाइनल आंसर जो है न्यूटन में आने जा रहा है। थोड़ा सा एक इससे और सॉल्व कर देता हूँ उसको, तो मिलेगा अपने को 9 इंटू 4 36 और अपॉन 5, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और इंटू रूट 2 प्लस 1/2, और 10 की पावर का भी अब देख लेते हैं, यहाँ से आएगा -4 और ये ऊपर जाके बनेगा +4, 9 + 4 13 -12 1, तो दिस इंटू 10।
बस ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो वैल्यू मिल जाती है कितनी, वैल्यू मिलती है इसकी 27.5 न्यूटन। ठीक है, ये बस कैलकुलेशन वाला पार्ट था। वापस से एक बार देखते हैं कि किया क्या हमने, तो उसको समझने के लिए वापस एक बार डायग्राम बनाते हैं। ये रहा अपना स्क्वायर, थोड़ा सा स्क्वायर नहीं बना, अभी लग रहा थोड़ा स्क्वायर जैसा। ठीक है, तो स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्जेस थे, इन दोनों के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने बोला था F1, इन दोनों का बोला था F1 क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, है ना। इसके कारण जो आया था उसको कुछ बोल दिया F2, F1 और F1 का रिजल्टेंट आ गया था इधर की तरफ ही F1 डैश, और F1 डैश और F2 सेम लाइन के लॉन्ग हो गए, तो नेट फोर्स क्या हो गया √2 F1 प्लस F2, क्योंकि F1 F1 का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था √2 F1 एंड दैट वाज अलोंग F2, तो यहाँ से अपने को मिल गया √2 F1 प्लस F2, और F1 और F2 की वैल्यू हमने कैसे निकाल ली, कूलम्स लॉ यूज करा, है ना, अभी तक तो वही करते ही आ रहे, तो कूलम्स लॉ यूज करा, उससे F1 का मैग्नीट्यूड मिला, F2 मिला, पुट करा, फाइनल आंसर मिलता है। ठीक है, आसान सवाल था। तो अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में बहुत बड़ी से एक लैंग्वेज दी है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में दिया है हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, बताइए इट मे बी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब सर्कल में घूमती है नहीं घूमती है, बट इस क्वेश्चन में अगर दिया है कि सर्कल में घूम रही तो फिर मानने का, तो ये मान लो कि ये कुछ ऑर्बिट है जिसपे एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा रिवॉल्व कर रहा, और इसके सेंटर में यहाँ पे प्रोटॉन है ना, और ये प्रोटॉन से इस इलेक्ट्रॉन में इसकी जो रेडियस होगा ना, ये रेडियस की वैल्यू अपने को दी है, कितना दिया रेडियस, क्वेश्चन पहले नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर है 18, तो आर है अपने पास 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का की वैल्यू भी अपने को पता दे रखा है इसमें 10 की पावर -10, तो इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, रेडियस पता है अपने को। अच्छा, प्रोटोन है, एक प्रोटोन है न्यूक्लियस पे और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ओके, आगे कहते हैं द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट इन दिस केस, ये हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, कि हाइड्रोजन जब इस सेपरेशन पे होता है तो ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन और हायर ऑर्बिटल में होता है। खैर उस डिटेल्स में हमें जाना नहीं है, वो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े। यहाँ पे तो बस इतना सा बोला कि ये ग्राउंड स्टेट की डेफिनेशन मान लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो बस क्वेश्चन की कहानी बहुत लंबी थी और सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन का है। कैसे, अपने को एक प्रोटॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया और बोल रहा है कि इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। अच्छा, फोर्स होगा कैसा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो बस क्या करेंगे, फिर से वही कूलम्स लॉ जो अभी तक बार बार करते आ रहे हैं, फिर से वही लगा देंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के पता, Q1 पता, Q2 पता और आर पता, तो फोर्स तो निकल ही जाएगा। तो F हो गया अपने पास क्या, के की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2, प्रोटॉन पे कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E के बराबर, इस पे भी सेम चार्ज E, तो E स्क्वायर हो जाएगा, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और Q इंटू ना Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10, इसका स्क्वायर, सारी चीजें SI में तो फोर्स न्यूटन में। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व करने पे ये आता है 9, 1.6 का स्क्वायर 2.56, तो 9 इंटू 2.56, ठीक है, और अपॉन 0.53 का स्क्वायर। अच्छा, 10 की पावर देखो, यहाँ से -20 ऊपर जाके बना +20, तो 10 की पावर 29 और यहाँ -38, तो इंटू 10 टू द पावर -9। यहाँ तक ये कहानी चल रही है। बस अब ये जो वैल्यूज हैं इसको एक बार या तो कैलकुलेटर से या खुद से जैसे मेहनत करनी है कर लो और वैल्यू निकालो, तो वैल्यू मिलती है अपने को कितनी, 8.2 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें किया क्या हमने, कुछ नहीं, जो अभी तक हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं फिर से वही करा, कूलम्स लॉ लगा दिया, के पता, Q1 पता, Q2 पता और R पता, तो F इक्वल्स टू K इंटू बाय R स्क्वायर, मिल गया अपने को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। अट्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं, पता है ना, ऑपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट ही करेगी।
ठीक है, तो इतनी लंबी सी कहानी थी क्वेश्चन की, बट सोल्यूशन आया एक लाइन का। बट अब वो जो कहानी है ना, वो अगले क्वेश्चन में यूज होने वाला है ना, तो उसकी लैंग्वेज एक बार ढंग से पढ़ लो, अगले वाला जो क्वेश्चन है 19 उसमें काम आएगा। ठीक है, अभी इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 19 में क्या दिया, फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो अपने से पूछ क्या रहा है कि अभी जो प्रीवियस प्रॉब्लम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ना, ये मान लो ऐसा इलेक्ट्रॉन घूम रहा, और ये सेंटर पे पड़ा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या था, प्रोटॉन, और इधर क्या घूम रहा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा अब सर्कल में। तो अब हमसे ये पूछ रहा ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कितने स्पीड से घूम रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की कुछ ऐसे वेलोसिटी, मान लो ये कुछ इधर घूम रहा, तो अलोंग द टैंजेंट इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना, v, कुछ इंस्टेंट पे सर्कल में घूम रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन, तो हर इंस्टेंट पे कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। तो उस वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी स्पीड से घूम रहा होगा ना, स्पीड बताओ इसकी। तो क्या यूज करेंगे, याद है सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है तो उसको सर्कल में घुमा कौन रहा होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। ये जो सेंटर की तरफ ये जो सेंटर की तरफ लगेगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, याद करो, सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। तो बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालो और उसको इक्वेट कर दो mv²/r से, तो वहां से क्या मिल जाएगा, v, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, नहीं पता है, बिल्कुल पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमको, r तो पता ही है, और अपने को फोर्स भी पता है, तो वहां से क्या मिल जाएगा, v। देखते, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी पिछले क्वेश्चन में आंसर क्या आया था, F की वैल्यू निकाली थी ना अभी पिछले क्वेश्चन में हमने, तो कितना आया था 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। देखो एक बार, तो ये आया था लास्ट क्वेश्चन अपने को फोर्स, है ना। उसी फोर्स की जो वैल्यू है ना, वही फोर्स तो लग रहा है सेंटर की तरफ, और वही फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, दिस फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। ये मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। प्रोटॉन का मास डालेंगे क्या यहाँ पे, नहीं ना, क्योंकि प्रोटॉन तो पड़ा हुआ है ना, घूम कौन रहा, उसी का मास डालेंगे। तो घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास आ गया यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो अपने को v क्या मिलता है, √f(r) अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो इसको पुट करो, तो रूट अंडर f की जगह में क्या डाल दिया, ये 8.2 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, r की जगह में क्या डालेंगे, दिया था ना अपने को कितना, 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 इंटू 10⁻⁻10। ओके, और अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद तो नहीं होगा अपने को, ठीक है, याद करो, और नहीं तो बुक में देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सब कुछ आ गया SI में, तो v की वैल्यू किस में आएगी, SI में मीटर पर सेकंड। बहुत ही बढ़िया सा कैलकुलेशन है, तो करो, आंसर मिलेगा। मैं थोड़ा सा एक और हेल्प कर देता हूँ कैलकुलेशन में, बाकी कैलकुलेशन तो आप ही को करना पड़ेगा। जितना कैलकुलेशन करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना। जेई में अपने पास वही होता ना, जितनी अच्छी एक्यूरेसी और स्पीड उतने अच्छे मार्क्स। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे एक स्टेप और, बाकी फिर तो आप समझदार हो। तो क्या बनता है, 8.2 √8.2, और ये क्या टर्म है, 0.53, ठीक है, अपॉन 9.1। अच्छा, और 10 की पावर को डील करते हैं, ये -31 ऊपर जाके बनेगा 10 की पावर +31, 31 माइनस 8 कितना आया, 23, माइनस 10 कितना हुआ, 13। तो 13 में से एक 10 को अंदर छोड़ देते हैं, और बाकी 10 की पावर 12 बाहर क्या बन के निकलेगा, इंटू 10 की पावर 6 बन के निकलेगा। तो यहां से अपने को आंसर मिल जाएगा, v की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सब कुछ हमने ऐसे में लिया था। ये वैल्यू है, कैलकुलेशन है, कर लो एक बार, थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और नहीं तो कैलकुलेटर यूज कर लो, ठीक है। बट कैलकुलेटर अवॉइड ही करो, खुद से सॉल्व करके एटलीस्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं तो एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करो, है ना। ऑल्दो इन जनरल नीट और जेई में ऐसी वैल्यूज नहीं आती हैं, बट अगर आ गई तो क्या करेंगे, वहां पे कैलकुलेटर तो होता नहीं अपने पास,
है ना। तो कोशिश करेंगे कि अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे, है ना, कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाके देखो इतनी आती है नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 19, ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है? किया क्या हमने, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा था ना टुवर्ड्स द सेंटर, और वही क्या प्रोवाइड कर रहा था सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट कर दिया, एम स्क्वायर बाई आर से, यहाँ से v मिल गया। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। तो क्वेश्चन 20 में क्या दिया है, 10 positively charged particles are kept fixed on x-axis at points x equals to 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, and so on till x equals to 100 centimeter. The first particle has a charge of 1 into 10 की power minus 8 coulomb. The second 8 into 10 की power minus 8 coulomb, and third दिख रहा है वो आपको n क्यूब का फॉर्मेट बन रहा है ना। थर्ड वाला है 27 into 10 की power minus 8 coulomb, and so on. तो ऑब्वियसली जो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, n क्यूब से 10 क्यूब हो जाएगा, तो 1000 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि जैसे मान लो एक एक नंबर लाइन ले लेते हैं ना, तो ये मान लो ओरिजिन है और इस नंबर लाइन पे चार्जेस रखे हैं, है ना। तो चार्जेस देखो कहाँ कहाँ रखे हैं, x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे, और सो ऑन टिल 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, 1 इंटू 10 टू दावर माइनस 8 कूलम, यहाँ पे 8 इंटू 10 टू दावर माइनस 8 कूलम, है ना। एंड सिमिलरली यहाँ पे आखिरी कहाँ जाएगा, 1000 इंटू 10 टू दावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, और बोला कि ओरिजिन पर रखा है एक 1 कूलम का चार्ज। तो इन सारे जो 10 के 10 चार्जेस है ना, इनके कारण इस ओरिजिन पर रखा हुआ जो चार्ज है इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो पहले एक बार डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है ना, सब पॉजिटिव ही है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव रिपेल एंड फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो इन दोनों के कारण से फोर्स लगेगा इधर। ओके, ये सेकंड वाला और 4 कॉलम पे अगेन सेम डायरेक्शन, थर्ड वाला और इस पे अगेन सेम डायरेक्शन। तो ये दिखता है ना कि सारे चार्जेस के जो पेयर बन रहे हैं सबके कारण फोर्स किधर लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अभी थोड़ी सी चीज आसान हो जाती है, कैसे, क्योंकि अब जब सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या करेंगे, सीधा एडिशन कर देंगे, है ना। वेक्टर एडिशन वाली परेशानी तो खत्म हो गई क्योंकि सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में। एक पॉइंट क्लियर है। तो मतलब अगर सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हम निकाल दें तो उनका एडिशन से हमको नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमको एफ नेट निकालना है ऑन दिस 1 कूलम चार्ज, तो एफ नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं 1 कूलम और ये पहला वाला चार्ज है ना, इसके बीच का फोर्स को F1 बोल दूं, जस्ट मैग्नीट्यूड पूछना हमसे, तो इसको प्लस 1 कूलम और ये जो सेकंड वाला चार्ज है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8, इनके बीच का फोर्स को F2 बोल दूं, एंड सिमिलरली F3, एंड ये कहाँ तक जाएगा, F10 तक, है ना। इन सबके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे, अपने को नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं F1 कैसे लिखेंगे, भाई भाई कर क्या रहा है अभी तक, हर जगह यही तो लगा रहे हैं कूलम्स लॉ, तो बस कूलम्स लॉ लगाएंगे और देखते हैं एक अच्छी सीरीज निकलती है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो F1 क्या होगा, तो F1 क्या होगा, 1 कूलम और ये 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, इनके बीच का फोर्स क्या होगा, तो K Q1 Q2, तो Q1 हो गया 1, तो ठीक है 1 इंटू ये 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर में, मीटर में लिखेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, के क्यू इंटू बाई आर स्क्वायर हो गया F1 प्लस F2 देखो, तो अगेन के Q1 तो फिर से 1 और Q2 पर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या हो गया इस बार, इन दोनों के बीच का गैप देखो ना 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अगेन ये चलता जाएगा कहाँ तक, आखिरी वाला लिखते हैं, तो ये पहले वाला और ये आखिरी है ना 1000, इनके बीच में क्या हो जाएगा के Q1 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन आर, आर कितना 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन चल रहा है, अब देखो कैलकुलेशन में थोड़ा आसान बनाते हैं, कैसे, 1 तो ठीक है उनको हटाओ बाहर, के कॉमन ले लो, ठीक है, और ऊपर से 10 की पावर माइनस 8 भी कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो के 10 की पावर माइनस 8,
ठीक है। और एक चीज देखो, ये नीचे में है ना सब में 10 की पावर माइनस टू स्क्वायर, 10 की पावर माइनस टू स्क्वायर, तो 10 की पावर माइनस फोर भी सब में आ रहा है ना, उसको भी कर लो बाहर। ठीक है, अब लिखो। तो अब लिखोगे तो आपको क्या दिखता है कि यहाँ पे k 10 की पावर माइनस एट और नीचे 10 की पावर माइनस फोर निकाल लिया हमने, तो क्या बचा 1/10 का स्क्वायर 100 प्लस सेकंड वाले में क्या देखा, यहाँ पे मिल गया ऊपर में अपने को 8 है ना, 10 की पावर माइनस एट के 1 और 10 की पावर माइनस फोर, ये सब तो एक जगह निकल गया। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलता है 8/20 का स्क्वायर क्या मिला 400। ठीक है, प्लस ये चलेगा और आखिरी में क्या मिलेगा अगेन यहाँ पे 1000/100 का स्क्वायर। ठीक है क्या? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कैसे? देखो सब में ना नीचे में 100 का टर्म आ रहा है, तो 100 और कॉमन निकालेंगे बाहर। ठीक है क्या? ये आप पहले स्टेप में भी कर सकते थे, मैं बस समझाने के लिए ना इसको कैरी कर रहा था और कुछ नहीं। तो 100 और निकलेगा बाहर, है ना, तो 10 की पावर 2 निकलेगा, तो ये बन गया 10 की पावर माइनस टू, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ही देता हूँ एक स्टेप। तो ये हो गया k, यहाँ सबके अंदर से 100 निकाला बाहर। ठीक है, तो नीचे में क्या आया एक्स्ट्रा 100 आया, 100 इंटू 10 की पावर फाइव माइनस फोर क्या हो गया 10 की पावर माइनस टू, और ये 10 की पावर माइनस टू जब ऊपर बन गया तो ये 10 की पावर माइनस एट को क्या बना दिया इसने 10 की पावर माइनस सिक्स। देखो अब ये सीरीज देखो कुछ अच्छी बनती हुई दिखेगी। यहाँ सबसे नीचे से 100 निकाला था ना, ठीक है, तो 1, इसका 100 क्या बाहर, 8/4 क्या बना 2, अगला आएगा 3, और ये आखिरी यहाँ से भी 100 निकाल लिया था, तो क्या बच गया, यहाँ आ गया 10। बस अब बढ़िया दिखता है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है बेसिकली 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम। इसके लिए क्या फॉर्मूला पड़ा था, कुछ याद आ रहा है? एन नंबर्स का, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर सम लेना हो तो क्या आता है फॉर्मूला, मैं एक बार याद दिला देता हूँ, समेशन एन आई गोज फ्रॉम 1 से लेके 10 के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, एन इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है ना फॉर्मूला, और एन की जगह क्या पुट करेंगे, ये 1 से कहाँ जा रहा है 10 तक। ठीक है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया 110/2 55। ये फॉर्मूला याद है नहीं याद है? नहीं याद है तो रटो इसको। ठीक है, चलो बस ये ऊपर का ना एक दो थोड़ा सा हटा रहा हूं। अभी लो, अब मैं इसको सॉल्व कर दे तो अपने को एफ नेट मिल गया ना। एफ नेट क्या मिल गया कि इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, और ये आ गया 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम कितना 55 करके बताया ना, n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये आ गया 55। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं और सारी चीजें ऐसा ही मिली थी, तो ये फोर्स ऑब्वियसली न्यूटन में ही आएगा। वैल्यू पुट करो k की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन, और यहाँ से मैं ना इसको हटा के फाइनल आंसर देता हूँ। फाइनल आंसर ले लो, क्या आ रहा 4.95 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है क्या, इतना न्यूटन्स। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लो ना, कुछ तो ऐसा तो कुछ है नहीं बहुत बड़ी चीज इसमें, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो पॉइंट क्या था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं दिखा रहे 10 चार्जेस आगे कैसे निकालेंगे फोर्स, कुछ नहीं करना, वही कूलम्स लॉ लगाया हमने, के क्यू इंक्लूडेड बाई आर स्क्वायर करा, सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में थे तो सबको ऐड कर दिया। जब ऐड करने के तो दिखा कि तो बढ़िया से सीरीज बन रही है ना, तो सारी चीजें कॉमन ली तो अंदर में देखा अपने को कि ये तो 1 से लेकर 10 तक का एडिशन का सीरीज बन गया। और उस वो जो समेशन एन आई का तो फॉर्मूला हमको पता ही होता है, वो क्या आगे वैल्यू एन इंटू एन प्लस 1/2, तो उससे वैल्यू मिल गई कितनी 55, और वो 55 वैल्यू हमने पुट करी, के का वैल्यू हमें पता ही है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, सब पुट करके सॉल्व करा तो ये मिल गया अपने को आंसर। ठीक है क्या, तो ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। तो ये हो गया 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।